नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग अगस्त माह के एक न्यूज को करेंगे और ये जो सीरीज हमारी चल रही थी ये आज तक के लिए ही है, यानी कि अब आपको 12 अक्टूबर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, अनंत आत्मिक शुभकामनाएं। और कहीं कोई दिक्कत अगर आपको होती है, आप संकोच होकर के आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और पीसीएस में एग्जाम कैसे देना है उसके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि कितने पेपर को किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज से कल के बीच में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। शाम को वीडियो रिलीज हो जाएगा, संभवतः आज या कल आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत होती है तो सीधे आप मुझे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर, यानी कि डिकोड एग्जाम पर जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में, या मुझसे व्यक्तिगत आपको कोई बात करनी है, कोई भी कन्वर्सेशन करनी है, कोई भी प्रॉब्लम अगर पीसीएस में अगर आपको आती है या आरओ में आती है, तो आप हमें सीधे आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8604420201 इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8604420201 पर, ठीक है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए जो आपको देनी थी मुझे। और कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो निसंकोच होकर के आप इसमें कॉल कीजिएगा। डिकोड एग्जाम आपके साथ में, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 2026 सफलताओं का वर्ष आपका होना चाहिए, ये आप लिख करके कहीं पर लगा दीजिए कि भैया अपन को ना 26 में तो लेना ही लेना सिलेक्शन है, आर या पार, हार या जीत कुछ भी हो, लेकिन डरना नहीं है, झुकना नहीं है। 26 अल्टीमेटली सफलताओं का वर्ष मेरा होगा, इस भाव के साथ आपको तैयारी करनी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि आज का हमारा पहला टॉपिक क्या। लेकिन उसके पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, और वो ये कि आप लोग जो है यहां पर अभ्युदय बैच प्री प्लस मेंस का जो हमारा चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा अच्छा बैच है ये हमारा, और 26 को टारगेट करते हुए, यानी कि प्री और प्लस मेंस, और इसमें टेस्ट सीरीज आपकी, ठीक है, टेस्ट आपका इसमें क्विज आपका डेली, ठीक है, आंसर राइटिंग आपका, सब कुछ इसमें शामिल होगा। यानी कि एक फाउंडेशन कोर्स हमारा ये अभ्युदय बैच का है, आप इसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप अभ्युदय या आरओ 2026 लिख करके आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश फुटवियर, चमड़ा एवं गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025, ठीक है। ये आपको बता रहा हूं मैं, यानी कि 20 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। उद्देश्य क्या है? चीन और जापान जैसे देशों में निवेश अभियान चला करके चमड़ा एवं गैर चमड़ा निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तकनीकी उन्नति, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्कृष्टता केंद्र स्थापना तथा आईपीआर के लिए प्रति इकाई 1 करोड़ का अनुदान इसमें जो दिया रहा है। और ये जो है अपने आप में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और रोजगार के लिए क्या है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि अगले जो हमारे 5 वर्ष होंगे उसमें 22 लाख नौकरियां विशेष रूप से महिलाओं व दिव्यांगों के हित जो है इसमें जनरेट किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए और बाकी अन्य लोगों के लिए फायदेमंद होगा। चलिए, कानपुर, आगरा और उन्नाव में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, अभी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि कहां पर ये लेदर मेगा पार्क की स्थापना की जा रही, तो आप कहेंगे सर कानपुर, आगरा और उन्नाव में की जा रही, ठीक है। 50 एकड़ से अधिक भूमि पर 25% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी से 100% छूट दी जाएगी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के बाहर निर्यात हो 3 वर्षों तक 50% का परिवहन लागत प्रतिपूर्ति दी जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए जरूरी थी। कार्बन क्रेडिट व नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र पर 50% प्रतिपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय सतत प्रमाण पत्र पर 75% सब्सिडी, वाटरलेस डाइंग व बायोडिग्रेडेबल टैनिंग को बढ़ावा देना। यानी कि ये सब इसलिए किया जा रहा था कि आप पॉल्यूशन ना कर पाए, है ना। ये आजकल कार्बन क्रेडिट आप जानते होंगे। अच्छा, कार्बन क्रेडिट क्या होता है जरा मुझे कोई कमेंट करके बताओ, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट। और बहुत बार इस पर प्रश्न जो है पूछा गया आपके एग्जाम में, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी है जो है। आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो चल रही है उसमें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को आगे बढ़ावा देने के लिए। उसमें जो है आपका जो यूपी है वो क्या है, सबसे तेज जो है, यानी कि सबसे नंबर 1 पर जो है इस समय बना हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रतिदिन सर्वाधिक सौर इकाइयां स्थापित करने का वाला राज्य बन गया। यानी कि सबसे ज्यादा सोलर पैनल जो लगाए जा रहे हैं वो आपके यूपी में लगाए जा रहे हैं बॉस, ठीक है। ये बड़ी बात है अपने यहाँ पे। जुलाई में उत्तर प्रदेश ने प्रतिदिन 891 और इकाइयां लगा करके, गुजरात जो है 830 पर है, महाराष्ट्र 781 को पीछे छोड़ दिया। यानी कि जुलाई के डेटा को आप देखेंगे तो ये यहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। नया लक्ष्य भी रखा गया, यानी कि प्रतिदिन
1300 सौर संयंत्रों की स्थापना करना, यह अभी हमने नया टारगेट फिक्स किया है। सूर्य मित्रों को प्रशिक्षित कर उद्यमिता तथा उपभोक्ता संतुष्टि को प्राथमिकता दी जा रही है। सौर ऊर्जा दिवस पर 5 श्रेष्ठ सूर्य मित्रों को सम्मानित भी किया गया अभी हाल में। सूर्य मित्र क्या होता है जानते हैं आप लोग? कमेंट करिएगा जरा मुझे। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट है, और एक पॉइंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2027 तक, ठीक है, ये याद रखिएगा ईयर 2027 तक 22 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने हेतु पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर नीतिगत ढांचा अपनाया गया है। ओके, तो ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली हर घर योजना याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, तो ये उत्तर प्रदेश के जिले के खानिमपुर गांव में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के पहले एवं देश के दूसरा, देश का यूपी का ये क्या है, राज्य का मतलब पहला है और देश का क्या है, दूसरा है। ठीक है, हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है अपने आप पे। यह संयंत्र टारगेट तथा टोरेंट पावर द्वारा स्थापित किया गया है। सीएनजी व पीएनजी के साथ अधिकतम 2% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण स्थानीय गैस ग्रिड से घरेलू औद्योगिक एवं सीएनजी स्टेशनों तक पहुंचाया जाएगा। तो अभी ये एक नई पहल है अपने आप में, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो संयंत्र है वो कहां लगाया जा रहा है, तो वो गोरखपुर जिले के खानिमपुर में लगाया जा रहा है, जबकि ये क्या है, देश का दूसरा है। तो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन आप जानते होंगे जब H2O पर जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की जाती है तो उससे जो चीजें होती हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में, यानी कि उसमें H2 आपका अलग होता है, O अलग हो जाता है अपने आप में। ठीक है, चलिए, यह पहला शहरी गैस वितरण क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना है अपने आप में, जिससे 500 टन कार्बन का ऑक्सीजन घटेगा अपने आप पे। तो ये एक बड़ी बात है, ये इतना टन कार्बन का ऑक्सीजन जो है माइनस होगा, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। प्रदेश के प्रचुर जल संसाधनों से उत्तर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगा। ये उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 का उत्पादन लक्ष्य 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन का प्रतिवर्ष जो है 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने का है अपने आप पे। तो ये भी एक लक्ष्य बड़ा है अपने आप में। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन सवेरा, भाई साहब इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पुलिस ध्यान रखिएगा बड़ी मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है, और निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है योगदान हमारे रहता है। हालांकि आजकल के नेता आदि लोग जो है पुलिस को अब शब्दों से इंगित करते हैं, ए हट जाओ यहाँ पे, ए चले जाओ यहाँ पर, वो आ जाओ, ये नेताओं को शोभा नहीं देता है ना। कई बार एक हमारे जो सेना के लोग हैं, एक पुलिस, ठीक है, और एक सेना पुलिस और एक हमारे स्वास्थ्य कर्मी, ठीक है, ये तीन ऐसे हैं जो देश की रीढ़ है अपने आप में, है ना। और इनको कोई खास छुट्टी उट्टी नहीं मिलती। आप देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट हमेशा खुला रहता है, मोस्टली दिन डेज ओपन रहता है। पुलिस की ड्यूटी हमेशा रहती है। जब आप त्योहार मनाते हैं तो पुलिस बेचारे ड्यूटी लगाते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। आर्मी और हमारे तीनों सेनाओं के जो सैनिक होते हैं वो कोई जाड़ा सर्दी गर्मी नहीं, कुछ नहीं। ये तीन ऐसे डिपार्टमेंट है, तीन ऐसे विभाग है अपने आप में जो अपने आप में अपने प्राणों की आहुति देकर के, कोविड में आप देखिए सारे डॉक्टर्स, नर्सेज और जो भी पैरामेडिकल हमारे टीमें थी, सबने बहुत मेहनत किया था, आपने देखा होगा। लेकिन जब नेता टिप्पणी करते तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए इस पर बचना चाहिए। हालांकि आप लोग भी ध्यान रखा करिए, सम्मान किया करिए, है ना। पुलिस को भी आप लोग भी कई बार जो है अजीब तरीके से देखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, ध्यान रखिएगा। पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि करप्ट लोग भी हो जाते हैं कई बार, वो हर डिपार्टमेंट में, नॉट ओनली पुलिस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं आप उसके, लेकिन अच्छे लोग बहुत हैं आपके लिए, है ना। चलिए, 16 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर रेंज में ऑपरेशन सवेरा शुरू किया। तो ये पॉइंट आपके लिए है इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सा है, ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य है कि सहारनपुर रेंज के 3 जिलों में अवैध नशीले पदार्थों के निर्माता, बिचौलिए, आपूर्तिकर्ता और विक्रेताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करना है। आप जानते होंगे कि ये जो नशा है अपने आप में वो बहुत घातक है, और खासकर यूथ के लिए, जिस यूथ के ऊपर हम कहते हैं कि उनके कंधे पर देश है, लेकिन उनके ऊपर क्या होता है, नशा होता है। किस चीज का, अलग अलग चीजों का नशा। नशा फोन का भी है आजकल, नशा जो है मादक पदार्थों का भी है, नशा अलग अलग चीजों का है। इसलिए युवाओं को अपने रास्ते को चुन करके, बेहतर चुन करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और यही उनकी क्या होनी चाहिए, खूबी होनी चाहिए, है ना। युवा अगर भटक गया तो समझ लो फिर भंटाधार हो गया। आप जानते हो कि 65% पॉपुलेशन हमारे यहां पर 35 बिलो की है, ये जो कि वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास, एक वर्किंग कैपिटल अपने पास है अपने आप, लेकिन अगर यही भटक गया तो मामला सब कुछ खराब हो जाएगा। चलिए, काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी अभी मनाई गई, अभी आप जानते होंगे। तो 9 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आप जानते होंगे कि 9 अगस्त
1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन के पास ब्रिटिश सरकारी खजाने से धन लूट लिया था। संभवतः आप जानते हो काकोरी है लखनऊ के पास में ही, आप जानते होंगे, है ना। कई बार ये डेट आपसे पूछता है एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है। और किस संगठन के लोगों ने ऐसा अंजाम दिया, तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको कई बार कंफ्यूजन में हो जाता है आप लोग के लिए। इसके अलावा इसमें कौन कौन लोग थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद आदि इसमें क्या थे, शामिल थे। आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनका नाम राम प्रसाद नहीं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इनका नाम था। क्या, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, दो ऐसे व्यक्ति थे अपने आप में, जो एक पंडित ब्राह्मण और एक मुस्लिम, ठीक है, ये दोनों लोग एक थाली में खाना खाते थे। सोचिए, एक साथ बैठ करके खाना खाते थे। ये था समरसता, ये था देश प्रेम के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा थी, और ये इन्होंने मिलकर के काम देश के लिए किया। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात थी अपने आप में। आज हम धर्म के नाम पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, ये हमको सीखना चाहिए। हम जातियों में बट रहे हैं, जनजातियों में बट रहे हैं, हम SC ST OBC जनरल में बट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप यूथ हैं तो किसी के बहकावे में या फेसबुक या चैट या व्हाट्सएप या चैट से आप अपने मन को आप भ्रमित मत करिए और एक होकर रहिए, तभी देश का विकास होगा, तभी समाज का विकास होगा, और तभी हमारी आने वाली पीढ़ी का विकास होगा, और तभी हम सतत विकास का जो लक्ष्य हमने रखा है, जो हमने SDG गोल का जो लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति हम तभी कर पाएंगे। आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी क्रांतिकारी थे सभी के सभी आर्य समाजी थे। DAV पब्लिक स्कूल जो होते हैं, DAV कॉलेजेस जो होते हैं, उनके पढ़े, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो होते हैं, उनके पढ़े हुए छात्र थे, है ना, आप जानते होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने आप को सही दिशा दीजिए, भटकाइए मत अपने आप को, है ना। चलिए, लखनऊ को ज्ञान नगरी के रूप में आसियान गवर्नेंस एंड मेयर्स फोरम में आमंत्रण दिया गया, यानी कि 10 से 16 अगस्त 2025 तक लखनऊ नगर निगम को कुआलालंपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में नॉलेज सिटी के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। अब ये तो बीत चुका है, हो चुका, डन हो गया, है ना। स्वच्छता, हरित विकास, सतत शहरी प्रबंधन में लखनऊ की पहलों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी प्रबंधन मॉडल, सतत विकास, जलवायु कार्यवाही और नागरिक भागीदारी पर ज्ञान साझा करना। इस समय लखनऊ नगर निगम ठीक काम कर रहा है, लेकिन लखनऊ नगर निगम की एक खास बात मुझे बड़ी खराब लग रही है। अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं या देख पा रहे होंगे, कहीं से अगर वीडियो पहुंच जाए, नगर निगम लोग क्या काम करते हैं कि जो बेचारे जो सड़क किनारे जो ये रेडी पटरी वाले होते हैं ना, छोटे से पान वाले, चाय वाले, मूंगफली के ढाबली वाले, इनके वो क्या करते हैं, रात में आते हैं, इनके ढाबली को गिरा के चले जाते हैं भाई साहब, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट कुछ भी। तो कहते हैं नोटिस दे ही देते हैं, गिरा कह देते हो यार, बेचारे इतना मुश्किल से वो खड़ा करते हैं, आप उसको गिरा के चले जाते हो। आप उनको नहीं गिराते हैं जो जिन्होंने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है ना, जिन्होंने पूरी सड़क, लखनऊ में जानकीपुरम 60 फीट एक रोड है, आप जानते होंगे संभवतः न्यू कैंपस के पास में, तो नाम रोड का क्या 60 फीट रोड है, लेकिन 60 फीट में से 30 फीट भी नहीं बची है रोड, वो मतलब सब लोगों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे लोगों को आप हटाओ ना, कि जिन्होंने रोड कब्जा कर रखा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लोग आते हैं, नेता लोग सड़क पर पूरी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जाम लगा रहता है, आप उन गाड़ियों को नहीं उठाते हो। आप क्या काम करते हो, रात में आते हो और गिरा के चले जाते हो, है नहीं। ये काम मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। नगर निगम निश्चित तौर पर बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन ये एक मानवता जो है मुझे लगता है कि नगर निगम को होनी चाहिए। अगर मेरी बात उन तक अगर पहुंचती है तो डेफिनेटली हृदय सर की बात को मानना चाहिए उनको, है ना। क्योंकि मैंने एक दुकानदार को बहुत रोते देखा मैंने, है ना, बेचारा बहुत रोया। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई कोई बात नहीं, लड़िए, अपना आगे बढ़िए, है ना, सरकार सपोर्ट कर रही है रेडी पटरी वाले के लिए। वैसे केंद्र सरकार एक तरफ तो इनके लिए योजनाएं ला रही है भाई साहब, और एक तरफ नगर निगम वाला ढाई दे रहे हैं उसको। उनको नहीं गिराते जिन्होंने कब्जा कर रखा है, पूरी सड़क कब्जा कर रखी। ये ध्यान रखना चाहिए, और ये एक अच्छे सिविल सेवक की निशानी होती नहीं। जो भी ऑफिसर होते हैं वहां पर, ईओ से लेकर के अलग अलग, है ना, उनको ध्यान रखना चाहिए, और हर शहर में यही होता है ना। चलिए, आसियान गवर्नेंस एंड मेयर्स फोरम की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, आसियान एकीकरण में स्थानीय शासन की भूमिका को रेखांकित करना है। भैया लोकल जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो किस प्रकार, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किस प्रकार कार्य करता है। वर्ष 2018 में इसे आसियान से संबद्ध इकाई का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा का पुनर्गठन, यानी कि 5 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु पुनर्गठन किया। उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा का गठन सन 1970 में पहली बार किया गया था, और 1977 में विशेष जांच शाखा के रूप में, तथा 2018 में 4 पुलिस स्टेशन लखनऊ, वाराणसी, मेरठ
और कानपुर में स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो ये अपराध शाखा जो है इसका पुनर्गठन अभी हाल ही में किया गया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन बड़ा फेमस है, बहुत सुंदर स्टेशन है अपने आप में। इसके अभी क्या हुए हैं, 100 साल पूरे हो गए हैं अपने आप में। ठीक है, चारबाग रेलवे स्टेशन का इतिहास अपने आप में बहुत फेमस है। यहां पर हमारे प्रमुख जो नेता थे वो आते थे, चाहे उसमें महात्मा गांधी हो, गोखले जी हो या कोई अन्य नेता रहे हो। ठीक है, तो 1 अगस्त 2025 को लखनऊ इसे चारबाग रेलवे स्टेशन ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। यह स्टेशन मुगल, राजस्थानी और अंग्रेजी स्थापत्य की सुंदर मिश्रण शैली बना हुआ है। क्या? मुगल, राजस्थानी और अंग्रेजी स्थापत्य की सुंदर मिश्रण। आप देखते होंगे रात में कितना सुंदर लगता है चारबाग रेलवे स्टेशन, बहुत अच्छा लगता है निश्चित तौर पर, है ना। चलिए, इसकी आधारशिला 1914 में बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ने रखी थी। निर्माण 1923 में पूरा हो गया था इसका। इसके वास्तुकार जेएच हॉर्निमैन ने भारतीय अंग्रेजी स्थापत्य को मिलाकर उसको डिजाइन किया था। यानी कि हमारी अपनी चीजें और अंग्रेजी स्थापत्य का जो था दोनों का संगम है अपने आप पे, ये है ना। 1 अगस्त 1925 को ईस्ट इंडिया रेलवे के एजेंट CL कॉल्विन ने भवन के बुर्ज में एक पैटिका रखी, जिसमें उस समय का सिक्का और समाचार पत्र रखा गया। महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मौलाना आजाद हो गए जैसे नेता इस स्टेशन पर आए थे। गांधी नेहरू की पहली औपचारिक मुलाकात 26 सितंबर 1916 को इसी स्टेशन पर हुई थी। ठीक है, चलिए, यह भी पूछ सकता है भाई महाराज जी, ये पूछ सकता है कि गांधी नेहरू की पहली मुलाकात किस रेलवे स्टेशन पर हुई थी और कब हुई थी। याद रखिएगा, दिसंबर 1916 को। ठीक है, 26 दिसंबर 1916 को, यानी कि मेरे बर्थडे के एक दिन पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लखनऊ को भारत का पहला AI सिटी बनाने की पहल अभी हाल ही में शुरू कर दी गई है। बड़ी अच्छी बात है अपने आप में, है ना। अच्छा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी विकसित कई सारे शहर को रखा गया। इसमें से आपका सौर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित कर लिया गया है। उसी प्रकार से AI सिटी बनाने की भी पहल शुरू हुई है। तो लखनऊ को AI सिटी बनाने का पहला AI सिटी बनाने की पहल शुरू की गई है। यानी कि 31 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,732 करोड़ रुपए के निवेश से लखनऊ को देश का पहला AI सिटी बनाने की पहल जो है शुरू कर दी है। इस परियोजना का उद्देश्य सशक्त AI पासकी तंत्र का निर्माण, 10,000 GPUs और AI नवाचार केंद्र की स्थापना करना शामिल है इसमें। यानी कि AI सिटी के रूप में जब आप विकसित करेंगे तो इससे बड़े स्तर का रोजगार और एक बड़े स्तर का जो है चीजें यहां पर विकास एक हो पाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है, देखते हैं कब ये पूरा होता है। चलिए, 10 लाख प्लस युवा शिक्षक, ग्राम प्रधान, सरकारी कर्मचारी और किसान को AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण इसमें प्रदान किया जाएगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और गूगल आदि का सहयोग भी इसमें लिया जाएगा, ताकि हम लोगों को व्यापक स्तर पर जो है क्या कर पाए। आप जानते होंगे कि 2026 तक जो है, 2026 तक, ठीक है ना बॉस, 2026 तक अभी हाल ही में डेटा आया है कि करीब करीब 1 करोड़ जो है यूथ की नीड होगी इस AI वर्किंग में। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप AI के शौकीन हैं तो आप इसमें अपना स्किल और मजबूत करिए। AI से आने वाले टाइम में 2026 में ही 1 करोड़ नए AI पेशेवरों की आवश्यकता है। हाल ही में डेटा रिलीज किया गया, इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने आप को इंप्रूव कीजिए। और जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए आप अपने आप को और मजबूत करने का प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर आपको बेहतर जो है इसमें जॉब लग सकती है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा में AI अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। यानी कि 30 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। यानी कि सड़क सुरक्षा में AI अपने वाला, ये एक बड़ी बात है अपने आप में। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? AI और बिग डेटा एनालिटिक्स से सड़क दुर्घटनाओं के कारण ब्लैक स्पॉट, वाहन ड्राइवर रिकॉर्ड इत्यादि का विश्लेषण करना है भैया। यानी कि कुछ भी अगर घटना घटित होती है AI के माध्यम से हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। अच्छा, इसी से संबंधित एक जानकारी और भी है, आप जानते होंगे प्रदेश का पहला डिजिटल जो हाईवे है वो कहां से कहां तक बनाया जा रहा है? डिजिटल हाईवे, पहला डिजिटल हाईवे, बताइए क्या किसी को पता है? प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे किसी को जानकारी है बॉस की नहीं है? बताइएगा मुझे। ये बनेगा भाई साहब आपका जो है कहां से कहां तक?
आपका बाराबंकी से लेकर के और बहराइच तक। कहां से? बाराबंकी। बाराबंकी से आपका बहराइच तक, हमारे शहर तक, है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि बाराबंकी तक तो वो हमारी लखनऊ फैजाबाद रोड है ही है, आप जानते होंगे। उससे फिर नीचे आप उतरेंगे तो आपको बाराबंकी से आपको ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बाराबंकी से बहराइच तक जो है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का जो है ये एरिया आप कवर करेगा। पहले चरण में बाराबंकी से जरवल रोड तक, ठीक है, कहां तक? जरवल तक आपका बनेगा। और सेकेंड राउंड में जो है जरवल से लेकर के और बहराइच तक का जो लगभग 50-60 किलोमीटर का एरिया बनेगा, लगभग 50-50 करके बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। डिजिटल हाईवे होगा, इसमें सारी चीजें डिजिटलाइज होंगी और लाइट की सुविधा से लेकर के सब कुछ आराम से मिलेगा। इंटरनेट की वाईफाई व्यवस्थाएं सब कुछ रहेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये एक बड़ी पहल है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अभी हाल ही में 11 साल पूरे हो गए हैं, आप जानते होंगे। इसकी स्थापना दरअसल 28 अगस्त 2014 को होती है। उद्देश्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। क्यों जोड़ना? सेवाओं से जोड़ना बिकॉज ऑफ जो हम डीबीटी के माध्यम से जो पैसा पे करते हैं, है ना, वो सीधे अकाउंट में उनके जाए। इसके अलावा इसमें इंश्योरेंस आदि की भी सुविधा है। 10 साल से ऊपर के अगर आप हैं तो खाता खोल सकते हैं, जनधन खाते, आप जानते होंगे। और सरकारी सेवाओं की बहुत सारी योजनाओं को जो है इससे ऐड किया गया। आप जानते होंगे सरकार की 2 पहल सबसे बड़ी रही, सबसे मजबूत रही। एक क्या, 3 पहल बहुत मजबूत रही जो मुझे लगता है। एक आधार कार्ड, ठीक है, इसने सबका एक अपना जो है आइडेंटिफिकेशन दे दिया। आधार कार्ड बहुत बड़ी योजना रही, ठीक है। दूसरा इसमें जो पॉइंट रहा वो रहा आपका, क्या कहते हैं, ये जनधन खाते। इसने एक बड़ी स्तर पर क्रांति की। जनधन खाते, जनधन खातों ने, आप ये मान चलिए कि इसने करप्शन पर बहुत रोक लगाई। क्योंकि भैया अगर हमको अकाउंट पे से पहले क्या होता था, मैं मजदूर हूं और मुझे काम करना है, मुझे किसी सरकारी सुविधा का फायदा लेना है, मैं पहले ऑफिस जाता था तो वहां से पैसा मैं उठाता था बैंक से, बीच में बिचौलियों के द्वारा पैसा मेरा खा लिया जाता था। मतलब अगर मिलना था हमें 100 रुपया तो मिलता था मुश्किल से 20 रुपया, 10 रुपया, 80-90 रुपया पहले खत्म हो जाता था। लेकिन जब सबके बैंक खाते खुल गए तो सीधे पैसा किसी अन्य स्रोत के माध्यम से ना होकर के डायरेक्ट जो है मेन सोर्स से आपके खाते में भेजा जाने लगा। तो इससे क्या हो, जो बीच में जो पैसा जो करप्शन में भेंट चढ़ जाता था वो बच गया अपने आप में। और इससे इंश्योरेंस की सुविधाएं, आपका आइडेंटिफिकेशन, एक डेटा, बहुत कुछ जानकारी सरकार के पास आपकी आ गई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में रहा। और तीसरी जो सबसे बड़ी योजना रही है वो आपकी रही है किसकी, ये क्या बोलते हैं इसको, आयुष्मान कार्ड की, है ना, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान की। इसने भी अपने आप में ये बड़ी योजना रही। और आप जानते होंगे कि आयुष्मान कार्ड जो योजना है, ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। आपको विश्वास नहीं होगा, सबसे बड़ी। तो ये 3 पहल भारत सरकार की अपने आप पे बड़ी मजबूत रही है। चलिए, बाकी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजेस और बाकी निर्माण तो किए गए, है ना। चलिए, 4 राज्यों के लिए मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं व कच्छ के लिए नई रेल लाइन की मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान कर दी गई है। तो 27 अगस्त 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, असम में 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक नई रेल लाइन को मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान कर दी है। 13 जिलों के 3108 गांव व 47.34 लाख जनसंख्या को लाभ। कुल 565 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क लाइन की जो है वृद्धि इसमें शामिल होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी पॉइंट है। और कच्छ रेल लाइन 145 रूट किलोमीटर व 164 ट्रैक किलोमीटर, 2226 करोड़ लागत 3 वर्ष में पूरा होगा। तो ये एक लिखा गया डेटा कि भाई कब कब क्या इसमें क्या क्या चीजें पूरी होगी। और यह परियोजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति परियोजना का हिस्सा है। चलिए, जम्मू कश्मीर में पहली मालगाड़ी का आगमन, यानी कि 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी के आगमन के साथ यह क्षेत्र भारतीय रेल के राष्ट्रीय मालवाहन गलियारे से पूरी तरह जुड़ जाया गया है। पहली मालगाड़ी पंजाब से चल करके अनंतनाग गुड्स शेड तक 600 किलोमीटर की दूरी व 18 घंटे से कम समय में तय कर ली है, ठीक है। तो ये एक आपके लिए न्यूज थी, हो सकता है आपके पूछने प्रश्न आपके एग्जाम में। चलिए, सारनाथ का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकन, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी न्यूज है। तो 5 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने सारनाथ को 2025-26 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची, है ना, एक अपने आप में क्या ये धरोहर है,
में शामिल करने हेतु आधिकारिक रूप से नामांकित कर दिया है कि भैया इसको धरोहर स्थल के रूप में विकसित किया जाए। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित एक स्थान है, आप जानते हो कि जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए पहला उपदेश यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन दिया था। तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा था कि महात्मा बुद्ध का पहला जो उपदेश है वो कहां पर दिया गया था, ठीक है, सारनाथ है। इसे त्रिश्रीपटना, मृगदावा आदि नामों से भी जाना जाता है, या बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से भी क्या है, ये शामिल है, ठीक है। चलिए, श्रावस्ती, आप जानते होंगे श्रावस्ती भी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख जो है केंद्र है। श्रावस्ती बहराइच के बगल का डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि श्रावस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में बहुत बैक है, आकांक्षी जिलों में आता है, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी काम इसमें बहुत चल रहा है अभी। अशोक द्वारा इसके स्तूपों व मठों का निर्माण कराया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। महमूद गजनवी, औरंगजेब, अकबर, इन लोगों ने न जाने कितना पाप किया इंडिया में, लेकिन इनके नामों को छपाया जाता है अलग अलग, है ना। इनके नाम पर रोड, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। क्या कहें, देश का दुर्भाग्य कहें कि जिन्होंने देश को लूटा, गजनवी, है ना, जिन्होंने औरंगजेब, ये इन लोगों ने कितना सत्यानाश किया, न कितने लोगों का, भारतीयों का नरसंहार किया, आप किसी की कल्पना नहीं कर सकते। अकबर महान कहा जाता है, बताइए कितनी बड़ी विडंबना है, जिसने मीना बाजार चलाया, जिसने न जाने कितने हिंदुओं का नरसंहार किया। ऐसे लोगों को हमने अपनी किताबों में अकबर महान के रूप में पढ़ा। आदर्श अकबर कैसे हो सकते हैं भाई साहब, समझ से परे है अपने आप, लेकिन इतिहासकारों ने इतना लीपापोती करके सत्यानाश कर दिया एजुकेशन सिस्टम का, और आज हमारे दिमाग पे इतना भर गया वो चीज कि हम निकल नहीं पा रहे उससे। बड़ी विडंबना है देश की, है ना, क्या किया जाए। इसीलिए मैंने इतिहास पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा पढ़ता नहीं अपन। चलिए, अशोक द्वारा ये सब चीजें हो गई। 1834-36 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खुदाई संग्रहालय में अशोक लायन की कैपिटल रखा गया, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है अपने आप ये, ठीक है, ओके। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल व सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थान होते हैं, जिन्हें 1972 के विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त होता है। यानी कि वो ऐसे स्थान जो वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख स्थान रखते हैं, उनकी एक प्रमुख महत्ता होती है, उनका एक प्रमुख इतिहास और उनका एक प्रमुख कल्चर होता है, संस्कृति होती है। तो ऐसे स्थलों को विश्व स्तर पर सजोने का कार्य किया जाता है। चलिए, भारत चीन के बीच सिप्की ला मार्ग से व्यापार बहाली पर भी सहमति दर्ज कराई गई है। आप जानते होंगे, आप देखे होंगे कि विगत कुछ वर्षों में चीन के साथ हमारे संबंधों में बड़ी खटास आई है, बहुत खटास आई है। लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का चीन के राष्ट्रपति महोदय से मिलना, और उसके बाद चीजें अभी थोड़ा सा ट्रैक पे आ रही हैं। हालांकि चीन के साथ हमारे पुराने संबंध मजबूत रहे हैं, पुराने, है ना। बौद्ध धर्म का विस्तार से उस समय जब हुआ था, उसके पहले चीनी यात्री जो है फायान के आना और ये सब चीजें, बहुत अच्छे संबंध हमारे रहे हैं। लेकिन बीच में चीजें डिस्प्यूट हो गई, है ना। जब देश की आजादी के बाद तो चीजें और ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई थी। जानते हैं विस्तारवादी नीतियां, जो चीन के बाद जब एक अलग प्रकार की सरकार जब सत्ता में आती है तो उसकी नीतियां भारत के खिलाफ बनती चली जाती हैं, और वो तब से बरकरार है अपने आप में। चलिए, 24 अगस्त 2025 को चीन ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले स्थित ऐतिहासिक सिपकिला दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार पुनः आरंभ करने की प्रस्ताव पर सहमति जता दी है अपने आप में, ठीक है। यह निर्णय चीनी विदेश मंत्री वांग ई की भारत यात्रा के दौरान हुआ है। इस व्यापार मार्ग को 2020 के कोविड-19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था, तो अब इस पर चीजें चल रही हैं। केंद्र सरकार ने चीन से सिपकिला, ये पूछता भैया सिपकिला दर्रा नाथुला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछता है सिपकिला कहां पर, हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड और नाथुला सिक्किम, इन तीनों नामित व्यापार मार्गों के पुनः संचालन के लिए बातचीत शुरू कर दी है। और ये जितने दर्रे आप देख पा रहे हैं, सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, खूब पूछता है एग्जाम में, ठीक है, ये इसको ध्यान रख लीजिएगा अलग से, आप ये ना है कि आप भूल जाओ इसको। चलिए, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित एक उच्च हिमालयी दर्रा है, ठीक है। दर्रे क्या होते हैं पता है आपको, दर्रा क्या होता है, कुछ इस प्रकार की आप आकृति आप देखते होंगे, याद है आपको, ठीक है। दर्रा क्या होता है, दर्रा। और प्रमुख दर्रों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आज ही क्या काम कीजिए, क्लास के जस्ट बाद आप काम कीजिएगा, जितने प्रमुख दर्रे हैं उनको नोट करना क्या करिएगा आप शुरू कर दीजिएगा, और उनको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ये काम आपको करना है, एनी हाउ करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह भारत तिब्बत व्यापार के ऐतिहासिक मार्गों में से एक है, जहां से नमक, ऊन और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। ओके, चलिए, भारत ब्राजील कच्चे तेल व्यापार सहयोग में वृद्धि अभी हाल ही में हुई है, यानी कि 22 अगस्त 2025 को भारत और ब्राजील के बीच कच्चे तेल व्यापार सहयोग पर S&P ग्लोबल
कमोडिटी इनसाइट्स द्वारा विश्लेषण जारी किया गया है। ठीक है, जनवरी से जून 2025 में भारत ने ब्राजील से कच्चे तेल का आयात 75% बढ़ा करके 72,000 बैरल पर दिन किया। पूर्व में यह आंकड़ा 41,000 था। ब्राजील 2025 की पहली छमाही में भारत का 9वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? एक प्रश्न आप ये नोट कर लीजिएगा, बताइएगा मुझे। और भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई वाला देश कौन सा है, जहां से सबसे ज्यादा निवेश हमारे यहां पर आ रहा है? ये दोनों फैक्ट आपके लिए बहुत आवश्यक है, बताइएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी पीसीएस में शायद आरओ में आया हुआ था, आई थिंक कि आरओ में आया हुआ था। हाँ, आयात तक या निर्यातक था, जाने आई थिंक निर्यातक के रूप में शायद था, है ना। निर्यातक के रूप में सबसे ज्यादा सामान इंजीनियरिंग के हैं या फिर जो है पेट्रोलियम पदार्थों के हैं, है ना। तो ये जरा एक बार इसको भी डेटा आप एक बार चेक कर लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से। चलिए, भारत व ब्राजील दोनों पर रूस तेल व्यापार को लेकर के कुल 50% का अमेरिकी टैरिफ लगाया गया है। ठीक है, जो बाबूजी नहीं बैठे हैं ट्रंप बाबू, उन्हें न लगाया बस। ठीक है, रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो कुल आयात का 35 से 40% हिस्सा है इसका। भारत ने इसे अप्रतिबंधित बताया हुआ है अपने आप पे। ठीक है, रूस, अमेरिका ने कहा, हे भाई, रूस से तुम तेल मत खरीदो, मुझसे खरीदो। हथियार तुम रूस से मत लो, मुझसे लो। अमेरिका, भारत ने कहा, हे भाई साहब, तुम्हारे अपने रिश्ते हैं, हमारे अपने रिश्ते हैं, तुम खुश रहो, हम खुश रहें। हमारा रूस तो बहुत पुराना मित्र है, हम उससे दोस्ती तुम्हारे लिए क्या है तोड़ लें। और यही भारत की खास बात है, और इससे आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि मित्रता जो होती है, जो संबंध होते हैं हमारे, उनमें किसी आर्थिक कारकों की वजह से या किसी अन्य कारकों की वजह से अपने रिश्ते को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। यह बात भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, अच्छा, जुलाई 2025 में जो हमारी बेरोजगारी रेट है वो क्या हुई है, कम हो गई है। और ये एक बड़ी न्यूज के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई, 5.2% हो गई। कितनी? 5.2% हो गई। ठीक है, 17 अगस्त 2025 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के तहत जुलाई 2025 के श्रम बाजार आंकड़े जारी किए गए हैं। ठीक है, जुलाई में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लिए बेरोजगारी दर 5.2% रही है। जून में यह 5.6% थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 4.4% और शहरी क्षेत्रों में 7.2% रही है। ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी दर 3.9%, पुरुषों में 4.6% एंड शहरी महिलाओं में 8.7% और पुरुषों में 6.6% रही है। तो ये डेटा भारत सरकार के लिए राहत देने वाला है, और ऐसे डेटा अक्सर क्या होते हैं, आपके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जब भी उपलब्धि कोई दिखे आपको कि यार महिलाओं के क्षेत्र में विकास हुआ है, युवाओं के क्षेत्र में विकास हुआ है, गरीबी कम हुई है, या अन्य कोई ऐसी चीज अगर हुई है उपलब्धि वाली, या कोई बड़ा आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, या कोई पहली बार आयोजन कर रहा है भारत, या मेजबानी कर रहा है, तो वो फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने कई बार इस बात को समझाया हुआ है। चलिए, बाकी और कई सारे डेटा दिए हैं, आप इसको एक बार पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, जो मेन पॉइंट था हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, जुलाई 25 में भारत के निर्यात में 7.3% की वृद्धि हुई। यह भी एक बड़ी बात है अपने आप, यानी कि हमने अभी हमारा फोकस क्या है, फोकस अभी हमारा यह है कि हम आयात पर जो हमारी निर्भरता है वो हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, निर्यात को बढ़ाने पर हमारा फोकस क्या है, ज्यादा से ज्यादा है, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है अलग देशों पर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये निर्यात बढ़ाने पर फोकस है और आयात घटाने पर फोकस है। ये सरकार की प्रमुख पहल है अपने आप में, और उसी के कंटेक्स्ट में आप देख पाएंगे कि 7.3% का वृद्धि हमारे निर्यात में हुई है, जो कि देश के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा मजबूत कदम है अपने आप में। यानी कि 14 अगस्त 2025 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार जुलाई माह में भारत का वस्तु निर्यात 7.3% बढ़कर के 37.24 अरब डॉलर रह गया है, जबकि आयात 8.6% बढ़कर के 64.59 अरब डॉलर पहुंच गया अपने यहाँ पे। ठीक है, प्रमुख निर्यात क्षेत्र क्या है, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं, ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात
जुलाई 2025 के 2.81 अरब डॉलर से 34% बढ़ करके जुलाई 25 में 3.7 अरब डॉलर ये जो है हो गया अपने आप में। तो ये क्या एक बड़ी उपलब्धि रही अपने आप में, और ये निश्चित तौर पर भारत के बढ़ते हुए आर्थिक महाशक्ति के रूप में ये केंद्रित कर रहा है अपने आप को। ठीक है, चलिए व्यापार घाटा भी आप देखिए क्या है इसमें डेटा। तो व्यापार घाटा के ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। तो व्यापार घाटा की अगर हम बात करेंगे तो जुलाई में 27.35 अरब डॉलर, जो पिछले 8 महीनों में सर्वाधिक रहा है अपने आप में। आयात निर्यात अप्रैल से जुलाई 25-26 में वस्तु निर्यात 149.20 अरब डॉलर, आयात 244.01 अरब डॉलर। ये कुछ चीजें रही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हैं। और जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। क्या लिखा है? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, यानी कि हम सामान मंगाते ज्यादा हैं भेजते कम हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? व्यापार घाटा कहते हैं। मंगा बहुत रहे हैं लेकिन भेज हम कम रहे हैं, तो ये व्यापारिक घाटा होता है अपने आप। इसलिए व्यापार घाटा कम से कम हो, ये सरकार पर फोकस इसका रहता है। ठीक है, हालांकि अभी हमने निर्यात को बढ़ाया हुआ है, वृद्धि हुई है हमारी, लेकिन अभी भी हम आयात बहुत कर रहे हैं। ठीक है, चीन से भी हम आयात घटा करके निर्यात पर काम कर रहे हैं, जानते होंगे आप लोग। चीन का बहुत बड़ा मार्केट हमारे इंडिया में कब्जा करिए हुए हैं, जानते होंगे। और इस बार होशियार होंगे तो चीनी सामान मत लीजिएगा। ठीक है, कम से कम जीरो टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट मत लीजिएगा, जिसको हम हाथ से बना सकते हैं, जो एक सामान्य स्तर पर बनाया जा सकता है, उन सामानों को मत लीजिएगा। अभी दीपावली आ रही है, ये चाइनीज लाइट्स, खिलौने, ये सब बिल्कुल मत लेने लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2024-25 में भारत ने रक्षा उत्पादन में बनाया रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि 9 अगस्त 2025 को भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.51 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। आप जानते होंगे कि हम जो रक्षा उत्पादन में एक खास कदम उठा रहे हैं। ठीक है, या पिछले वर्ष यानी कि 23-24 के 1.27 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन मात्रा से 18% क्या है? अधिक है अपने आप में। ठीक है, रक्षा मंत्री ने इसे भारत के रक्षा औद्योगिक आधार की मजबूती का प्रतीक बताया। आप जानते हो कि इसमें सरकार एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस इन 3 सेक्टर में खूब पैसा लगा रही है। ठीक है, ताकि हम जो है इसमें मजबूत हो सकें। चलिए, भारत रूस औद्योगिक सहयोग की 11वीं बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। कब हुई है? 8 अगस्त 2025 को भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में औद्योगिक सहयोग की 11वीं बैठक। ठीक है, कब? 11वीं बैठक आयोजित हुई है, जिसमें दुर्लभ खनिजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी पर विचार अपने आप में हुआ है। ठीक है, चीन दुर्लभ खनिज बाजार में 85 से 95% आपूर्ति करता है। 7 खनिजों पर लगे निर्यात प्रतिबंध से भारत का ऑटोमोबाइल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी आप लोग। ठीक है, बाकी ये पॉइंट आप जानते होंगे तेल मामला क्या चल रहा है ना। नेक्स्ट है, भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार। यह भी बड़ी उपलब्धि अपने आप में। तो अगस्त 25 में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत आधिकारिक रूप से अब जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा। ठीक है, यह उपलब्धि 2024 में 21.1 करोड़ यात्रियों को संभालने के आधार पर प्राप्त हुई है। और आप जानते होंगे कि इसी क्षेत्र में एक प्रोग्राम चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? उड़ान योजना। क्या? उड़ान योजना। जानते हैं क्या उड़ान के बारे में आप लोग? निश्चित तौर पर आप जानते होंगे। उड़ान क्या है? उड़ान योजना, इसे क्या कहते हैं हम? उड़े देश का आम नागरिक। क्या बोलते हैं इसको? उड़े देश का आम नागरिक। पता ही होगा आप लोग को, है ना। इसमें क्या किया गया था कि सरकार ने जो छोटे छोटे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, उन पर उनसे जो है कनेक्टिविटी उनको प्रदान करना, और वो एयरपोर्ट जो बनाए गए थे कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए, लेकिन उनको बंद कर दिया गया था, नहीं चलाया जा रहा था। जैसे कि श्रावस्ती का एयरपोर्ट हो गया और कई सारे अन्य एयरपोर्ट हो गए। तो इसीलिए जो है यहां पर चीजें अब इसके माध्यम से कराई जा रही हैं। और बाकी हमने अपनी नागरिक सुविधाओं को लेकर के, यानी कि जो भी हमारे यात्री होते हैं उनको हमने अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी। इसीलिए हम अभी 5वें सबसे बड़े विमान बाजार के रूप में उभरे हैं। भारत ने जापान को पछाड़ करके यह उपलब्धि हासिल की है। मुंबई दिल्ली मार्ग, ठीक है, ये पॉइंट है क्या? मुंबई दिल्ली मार्ग विश्व का 7वां सबसे व्यस्त हवाई मार्ग बन गया अपने आप में। यानी कि ये रूट सबसे ज्यादा, यानी कि दिल्ली से मुंबई जो आने जाने वाले लोग हैं वो क्या बहुत हैं। दोनों A1 सिटी टॉप मोस्ट हैं। टॉप एक आपकी कैपिटल है और एक अपने आप में फिल्म नगरी के रूप में और औद्योगिक नगरी के रूप में भी जानते हैं मुंबई को। तो यहां जो है लोग आते जाते रहते हैं, आप जानते होंगे।
जेजू सियोल विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा मार्ग भी है, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व के शीर्ष 5 विमानन बाजार 2024 के आंकड़ों के अनुसार अगर आप नोटिस करेंगे तो एक है आपका अमेरिका, 87.6 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। फिर चीन 74.1 करोड़ यात्री, यूनाइटेड किंगडम 26.1 करोड़ यात्री, स्पेन 24.1 करोड़ यात्री और भारत 21.1 करोड़ यात्री जो है इससे यात्रा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 पांचवा 5th नंबर का जो है ये अपने आप में कंट्री बन गया है सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में, ठीक है। चलिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ फैक्ट हैं यहां पर। तो स्पेस एक्स का 10वां सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया, आप जानते होंगे। 27 अगस्त 2025 को स्पेस एक्स ने टेक्सास के स्टारबेस से अपना 10वां स्टारशिप उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। यह विश्व के पहले पूर्णतः उपयोग योग्य रॉकेट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको हम देख सकते हैं। इसके सुपर हैवी बूस्टर ने मैक्सिको की खाड़ी में नियंत्रित स्प्लैश डाउन किया। ये पॉइंट आप लोग जानते होंगे। और पहली बार आपने देखा होगा कि पहली बार स्पेस एक्स ने स्टारलिंक सिमुलेटर का उपयोग करके पायलट तैनाती का पसंद किया और इसके साथ ही उड़ान ने सभी प्रमुख लक्ष्य पूरे किए। 2027 में नियोजित नासा के आर्टेमिस 3 चंद्र लैंडिंग सहित भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण प्रदान किया। महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको हम देख रहे हैं। तो ये चर्चाओं में रहा है और आप इसके बारे में डेफिनेटली पढ़े होंगे, मैंने कई बार इसके बारे में आपको बताया हो पहले से भी। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली परीक्षण उड़ान निर्धारित, ये चर्चाओं में रहा है, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। गगनयान के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे। गगनयान हो गया आपका मिशन, चंद्रयान 3 मिशन हो गया आपका, आदित्य L1 मिशन हो गया अपने आप में। आदित्य L1 सूर्य के बारे में जानकारी देखने लगे। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन है अपने आप में। चंद्रयान आप जानते होंगे 3। तो ये कुछ मिशन ऐसे हैं जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, यानी कि 21 अगस्त 2025 को इसरो के अध्यक्ष वी नारायण, इनका नाम भी याद रखिएगा, ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में व्योममित्रा के साथ अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट के रूप में संचालित किया जाएगा। अब तक गगनयान के 10,000 में से 7700 परीक्षण पूरे हो चुके हैं। शेष 2300 2026 तक पूरे हो जाएंगे अपने आप पे ना। वर्ष 2025 में इसरो ने 196 उपलब्धियां दर्ज की, जिनमें से GLEX 2025 व हाई थ्रस्ट इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली भी इसमें शामिल है। इस समय इसरो बहुत तेजी के साथ विकसित कर रहा है। 1965 या 69 में शायद इसकी स्थापना होती है और तब से लेकर के अब तक जो है ये इसरो जो है बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। अच्छा, इसरो की स्थापना 1965 में होती है कि 69 में होती है? संभवतः 69 में होती है शायद, है ना? एक बार कंफर्म कीजिएगा जरा। इसरो की स्थापना किस वर्ष होती है? लगे हाथ बताइए फट से जल्दी तुरंत। ये भी फैक्ट आपके लिए बन सकता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इसरो की स्थापना किस वर्ष होती है? जल्दी बताओ, तुरंत कमेंट करके मुझे ऑन बताओ। 65 या 69 या कोई ऑप्शन सी होगा, बताइए। 69, 1969 में इसरो की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटका में है, राइट। चलिए अब आया गया आपके सामने नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह, यानी कि 30 जुलाई 2025 को भारत अमेरिका के साथ पृथ्वी अवलोकन मिशन नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इतना पॉइंट आप याद रखना है। और निसार उपग्रह का भार 2392 किलोग्राम है और इसमें ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार प्रणाली लगी हुई है, जिससे यह बादल, अंधकार व मौसम की परवाह किए बिना उच्च रेजोल्यूशन, ठीक है, 24 घंटे पृथ्वी की सतह की इमेजिंग करेगा अपने आप। तो यह एक प्रमुख पहल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ खास इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं। यह उपग्रह भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के रियल टाइम निगरानी, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलाव, समुद्री स्तर, कृषि वानिकी और शहरी विकास पर सटीक आंकड़े जो है देगा। तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ी अच्छी पहल है। यह मिशन भारत और अमेरिका का एक पहला साझेदारी आधारित पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों का साझा प्रयास है। लगभग लागत इसकी 1.5 अरब डॉलर से अधिक है इसकी। इस मिशन की अवधि नासा के लिए 3 वर्ष तथा इसरो के लिए 5 वर्ष जो है निर्धारित की गई। तो इससे काफी बड़े स्तर का फायदा हमको यहां से मिल सकेगा, जो आप देख पा रहे होंगे। हवाई के किलाउवा ज्वालामुखी में 31वां विस्फोट अभी हाल ही में हुआ है। यह ज्वालामुखी हवाई द्वीप में
हवाई द्वीप का एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के हॉट स्पॉट पर स्थित है। यह पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से गिना जाता है और 1983 से लगातार विस्फोट इसमें होता आया है। तो प्रमुख जो ज्वालामुखी हैं उनकी अवस्थिति के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, और ज्वालामुखी क्या क्या होते हैं, मैग्मा क्या है, लावा क्या है, इनसे किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके पीसीएस प्री और मुख्य परीक्षा और आरओ में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसको भी आप लोग। चलिए, काजीरंगा टाइगर रिजर्व में भारत के तीसरे सर्वाधिक टाइगर घनत्व का रिकॉर्ड अभी हाल ही में आया हुआ है सामने, यानी कि 29 जुलाई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वैश्विक बाघ दिवस पर तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व की रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में बाघ घनत्व के हिसाब से काजीरंगा का स्थान जो है क्या है, तीसरा है अपने आप में। ठीक है, तो ये इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। और 2024 में काजीरंगा रिजर्व के 1307.49 वर्ग किलोमीटर में कुल 148 बाघ जो है दर्ज किए गए थे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। सर्वाधिक बाघ घनत्व जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, फिर कार्बन नेशनल पार्क का है, याद रखिएगा। थर्ड पे आपका ये काजीरंगा है। बाकी पीसीएस मुख्य परीक्षा आरओ मुख्य परीक्षा के लिए बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है, आप चाहें तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जीएस को छोड़कर के बाकी सभी कंटेंट का आपको लेक्चर्स, नोट्स, मैगजीन, आर्टिकल्स, एस्से सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेली आंसर प्रैक्टिस आपकी, टेस्ट सीरीज आपका, एवरीथिंग। और इसके लिए अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपका 2023 का प्री हो गया हो तो इसके लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क मुझसे कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट के साथ में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आप क्लियर कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलिए, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी कि 4 अगस्त 2025 को नीति आयोग ने अनलॉकिंग ठीक है 200 मिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का बेंचमार्किंग उपकरण है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की प्रगति को मापता है। ठीक है ना, इसका उद्देश्य 2070 तक भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को बढ़ावा देता है। अब जानते होंगे कि उद्देश्य हमारा ये नेट जीरो का है 2070 तक का। यह इंडेक्स 3 मुख्य विषयों के अंतर्गत 16 संकेतकों का उपयोग करके प्रदर्शन का आकलन करता है। तो ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परिवहन विद्युतीकरण प्रगति, चार्जिंग अवसर की तैयारी, ईवी अनुसंधान और नवाचार स्थिति। चलिए, 37वां आईएमडी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025, ये क्या है, इसको अभी जारी किसने किया है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट विनस स्कूल ने। कुल अर्थव्यवस्था इसकी 69 है, अपने आप में पहली बार शामिल देश इसमें नामीबिया, केन्या, ओमान है। रैंकिंग के 4 कारक हैं, आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत ढांचा या संरचना। भारत की रैंक इसमें कितनी है, 41वीं है, और 24 में थी कितनी, 39वीं। शीर्ष देश इसमें कौन सा आएगा, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। किस रैंक में, इस 37वें आईएमडी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 के अंतर्गत। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है, 41, और शीर्ष जो टॉप देश है, टॉप कंट्री है, वो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग है। ठीक है, 4 कारक कौन कौन से हैं, आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत संरचना, यानी कि इसमें जो सबसे मजबूत कदम होगा वो उनको पहला स्थान दिया जाएगा। तो इस आधार पर 41वीं रैंक अभी 2025 में दी गई है भारत को। चलिए, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025, इसको जारी किया गया किसके द्वारा, काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा। कुल 100 शहर इसमें शामिल किए गए थे। शीर्ष एआई शहर सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, दुबई, सैन फ्रांसिस्को है। सबसे तेजी से बढ़ते एआई शहर कौन कौन से हैं, बेंगलुरु है, रियाद है, हांगजोउ है, साओ पाउल है। शीर्ष भारतीय एआई शहर कौन कौन से हैं, बेंगलुरु है, और वैश्विक स्तर पर इसका रैंक कितना, 26 है। फिर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, तो आईआईटी दिल्ली तथा आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं के द्वारा यह भी हाल ही में विकसित किया गया है। पटना इसमें पहले स्थान पर आता है। ठीक है, जो इसमें दिक्कत करता है एक बाढ़ के मामले में। सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र द्वितीय स्थान पर है। नोट बाढ़ की घटनाओं के मामले में केरल का तिरुवनंतपुरम पहले स्थान पर है, लेकिन यह गंभीरता सूचकांक में शीर्ष 30 जिलों में शामिल नहीं है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी चर्चाओं में रहा है। 12 अगस्त को केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया। खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि सीपीआई जुलाई 25 में भारतीय खुदरा मुद्रास्फीति घटकर के 1.55% हो गई है, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। खाद्य मुद्रास्फीति यानी कि सीएफपीआई जुलाई 25 में अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक 1.76% रही। यह जानकारी 2019 के बाद सबसे निचला स्तर है। तो ये जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में कुछ जानकारी आपको दी गई है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण आर्थिक पैमाना है जो समय के साथ कुछ खास वस्तुओं की कीमतों में औसत बदलाव को मापता है। ठीक है, इसका प्रकाशन दरअसल प्रत्येक महीने की 12 तारीख को केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2012 है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, भारत के 80.94 ग्रामीण परिवारों को पाइप से जलापूर्ति अभी हाल ही में कर दी गई है। ये आंकड़ा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ ये बड़ी जरूरी है। बस इतना आपको याद है कि छोड़ देना इसको। ठीक है, बस डेटा कोई खास पूछेगा नहीं ऐसा। चलिए, भारत की विकास दर 2025 और 26 में 6.4 रहने का अनुमान अभी हाल ही में व्यक्त किया गया है। और इसके पहले अप्रैल, ये IMF का डेटा है अपने आप पे। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यही पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, हो जाएगा इसी से। ठीक है, आप जानते हो कि भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से अभी क्या है? एक है अपने आप में। ठीक है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा अभी भी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके प्रमुख प्रकाशक क्या हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है कौन? IMF। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी करता है कौन? IMF। और फिशल मॉनिटर रिपोर्ट भी जारी करता है कौन? IMF। ये कई बार रिपोर्ट आपसे पूछ लेता है कि IMF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो ये पॉइंट भी आपको जानना जरूरी था आपके लिए। नेक्स्ट है, भारत की बेरोजगारी दर घट करके 5.2% हो गई है। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये अभी हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी जो एक रिपोर्ट है उसमें यह बात कही गई है। सर्वाधिक जो बेरोजगारी दर वाले राज्य हैं वो कौन से हैं? आपके राजस्थान, और राजस्थान 8.8% है। यानी कि सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका राजस्थान का है। सबसे कम बेरोजगारी वाला जो राज्य है वो कौन सा? गुजरात है, 2.2%, ओनली 2.2। बहुत, गुजरात आप जानते हो कितना तेज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना तेज है वहां पर, आप जानते होंगे। सर्वाधिक युवा बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा यूथ जो है क्या है? बेरोजगार है। 29.6% का डेटा है यहां पर। सबसे कम युवा बेरोजगारी दर गुजरात में है, 5.6% ओनली। और अखिल भारतीय युवा बेरोजगारी दर कितना है? 14.6% है। चलो, यूपी बचा हुआ है कम से कम, है ना। पुरुष और महिला दोनों के लिए बेरोजगारी दर 5.4% है। ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.8%, शहरी बेरोजगारी दर 6.8%, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर 57.1% और शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी 50.6% है। तो इसमें से कोई भी डेटा आपसे पूछ सकता है। हालांकि ये 5.2 वाला ज्यादा पूछेगा क्योंकि इसमें सरकार को क्या उपलब्धि हासिल हुई है ना, इसलिए ये वाला डेटा आपसे पूछ सकता है, ये वाला, कि अभी हाल ही में भारत की बेरोजगारी दर जो है कितनी घटी हुई है, किसके अनुसार? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसके अनुसार। चलिए, 7 राज्यों में PM मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई है। यह परियोजना दरअसल ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड स्थलों पर 2021-22 से 27-28 तक 7 वर्षों तक की अवधि में 4,445 करोड़ रुपए के परवेश से पूरी होगी। इस योजना का लक्ष्य 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है और लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी देना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। PM मित्र पार्क के लिए चुने गए स्थान कौन कौन से हैं? तो एक है विरुधुनगर तमिलनाडु, नवसारी गुजरात, ठीक है, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, वारंगल तेलंगाना और अमरावती महाराष्ट्र। ठीक है ना। चलिए, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चर्चा में रहा है। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में फीचर फिल्म सेक्शन के तहत 12वीं फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता। 12th फेल आप जानते हो कि एक नॉवल है, ठीक है, और मनोज सर की वो नॉवल आप जानते हो कि एक IPS ऑफिसर है, उनके मैडम भी हैं, आई थिंक RO हैं, वो सॉरी ये है क्या कहते हैं, आयरस हैं, और दोनों बहुत अच्छे हैं। कि उनकी कहानी आप जानते हो कि नेहरू बिहार से शुरू होती है और 2018-19 में जो है वो आए हुए थे शायद दृष्टि में, तब शायद मैं था वहीं पे था आई थिंक, है ना। अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ी अच्छी स्टोरी है उनकी, लव स्टोरी है। कभी टाइम मिले तो 12th फेल मूवी या नॉवल पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। नॉवल पढ़ेंगे तो उसमें और जानकारी आपको मिलेंगी, मूवी में तो कम ही रहती है, नॉवल में और जानकारी आपको मिल जाएंगे। 12th फेल मार्केट में मिलती है, 12th फेल अच्छी बुक है, पढ़िएगा। चलिए, सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म कौन सी है? रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी है। राष्ट्रीय तथा सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सैम बहादुर है। ठीक है, चलिए,
गीतांजलि श्री, अच्छा इसमें 2 फैक्ट और छूट गया था। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2 है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान तथा विक्रांत मैसी हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। चलिए, गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नाम इनका याद रखिएगा। उन्हें हिंदी में लिखी गई उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट, चलिए, महत्वपूर्ण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को और विश्व संस्कृत दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा पॉइंट। ठीक, आगे, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस जो है विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को। जबकि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये प्रमुख दिवस आपके अगस्त माह के रहे हैं, जिसमें से आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 5 इसमें ये इंपॉर्टेंट है और आपका ये हो जाएगा विश्व हाथी दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस, ये इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अक्षय ऊर्जा पर भी खूब काम हो रहा है, तो हो सकता है इस बार यही पूछ ले आपसे, कितना कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 इधर और आपके जो है 3 3 4 2 8 इधर है। ठीक है, तो मतलब टोटल 3 2 5 और 3 8। अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपको तैयारी यूपी पीसीएस 2026 की करनी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए कदम है, यानी कि इससे जुड़ करके आप अपनी न सिर्फ प्री की तैयारी बल्कि प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में कर पाएंगे। और यहां पर डिटेल्स में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्री का टेस्ट सीरीज आपका, मेंस का टेस्ट सीरीज आपका, एसआईटी प्रैक्टिस आपकी, क्विज आपका, मेंटरशिप गाइडेंस, सब चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इसके लिए आप हमारे कोर्स में एडमिशन लेकर के जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पीसीएस 2026 लेकर के आप यहां पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा कोर्स है अपने आप में और पीसीएस 2026 बहुत लेट में नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा, तो आप उसके लिए भी लगातार तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।